हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको हिंदी पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। इसका मतलब क्या है, जो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक जो होती है, जो लेसन होते हैं, उसके पीछे जो हम बच्चों को जो अभ्यास होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, क्या रीज़न है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जोड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से सीखने का अवसर देते हैं। मतलब क्या है, बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जोड़ने। मतलब क्या है, बच्चे जो मतलब पीछे जो जैसे लेसन पढ़ाया आपने, फिर बच्चे जो पीछे अभ्यास करते हैं तो क्या है, जो गहराई से जोड़ने। मतलब क्या है, उन्हें पता होता है कि हमें कक्षा के अंदर पाठ में ये चीज़ें पढ़ाई थी, तो फिर वो क्या है, जब प्रश्न नंबर देखते हैं कि उसके अंदर उत्तर क्या मांग रहा है, तो वो क्या है, उसको उत्तर को जांच से हमारी टीचर ने क्या बताया था, तो वो क्या है, उस गहराई से वो जुड़ते हैं। और फिर व्यापक अनुभव। व्यापक मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, पूरा जब आपने पाठ पढ़ा दिया है तो वो क्या है, उनको पूरा व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर उनको अनुभव स्तर से मतलब वो अनुभव हो जाता है उनको। और फिर वो जब उनका उत्तर लिखते हैं तो सीखने में क्या है, वो अवसर देते हैं हमारे को, ये जो अभ्यास होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को शामिल सीमित करते हैं। मतलब क्या है, बच्चों की जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, मतलब क्या है, जो भाषा होती है और जो हमारी संस्कृति अलग अलग होती है, विविधता मतलब अलग अलग होती है, तो उसको क्या वो केवल सीमित करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं। बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने, विस्तृत अभ्यास मतलब क्या होता है, जब आपने बच्चों ने विस्तृत रूप में पाठ पढ़ लिया, आपने बच्चों को सब कुछ समझा दिया है, तो फिर जब वो पीछे जो अभ्यास होता है तो उसी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, तो वो उन्हीं का ही आंसर देते हैं। तो क्या वो करते हैं, वो अभ्यास करते हैं बच्चे उसी को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं तैयार। तो मतलब क्या होता है, जब टीचर जो होता है बच्चों को देखते हैं कि इसने आंसर सही लिखा है नहीं गलत लिखा है, तो वो कहता है उसकी भाषा में वो सुधार करता है कि यहाँ पर मैंने ये बताया था आपको, इसका अर्थ ये होता है। तो वो क्या करते हैं, उसमें सुधार करने के उसको तरीके बताता है वो शिक्षक जो होता है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को सही सही आंकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वह क्या नहीं जानते। मतलब ये बच्चे जो पीछे जो उत्तर जो लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसका मतलब आंकलन बताते हैं कि ये सही सही आंकलन बताते हैं कि ये सही है, ये नहीं है, कि यह वो गलत किया है इन्होंने। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो यही है, ऑप्शन नंबर तीसरा, कि बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने। मतलब मेन यही है, बच्चों को प्रैक्टिस करना। भाई बच्चों को जब आपने कक्षा के अंदर पाठ पढ़ा दिया है तो आप जो उसके उत्तर है वो क्या है, वो उसको खुद से स्वयं से करने हैं। क्योंकि जब उसको बच्चे को जब एक पाठ जब समझ आ जाता है तो वो उस उत्तरों को जब लिखता है तो वो अभ्यास करता है, फिर उसके पूरा विस्तृत ज्ञान होता है, तो उसका दिमाग काम करता है और फिर उसकी सोचने समझने की शक्ति का विकास भी होता है। प्लस वो जब उत्तर लिख के जाता है, जब हम टीचर जो होती है कॉपी चेक करती है, तो तब पता चलता है कि बच्चे ने सही लिखा है नहीं गलत, तो हम उसकी गलतियों को भी बताते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, पाठ्य पुस्तक मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया उसको बिल्कुल सही समझ आना चाहिए, और अगर उसने समझ उसको नहीं आया तो उसका गलत आंसर देगा, जिसको हम जब चेक करेंगे तो हम उसकी गलतियां बताएंगे बच्चों को। तो इसका उद्देश्य जो इसका सही आंसर है बिल्कुल प्रश्न ऑप्शन नंबर तीसरा है। फिर प्रश्न नंबर दूसरा, हिंदी भाषा में सतत आंकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो इसमें क्या है, हिंदी भाषा के अंदर सतत आंकलन, सतत क्या कहते हैं, जो निरंतर होता है, जो लगातार चलता रहता है, मतलब उस वो रुकता नहीं है, सतत हुआ मतलब निरंतर आंकलन। और छोटे बच्चों का जो प्राइमरी सेशन होता है उसमें हमेशा सतत आंकलन करते हैं बच्चों को, कि आज हमने बच्चों को ये सिखाया है, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा बच्चे को फिर अगले दिन हमने ये सिखाया है, तो बच्चे को कितना आया है। हमने एक हफ्ते की 7 दिन की क्लास में बच्चे को ये एक एक करके चीज़ें सिखाई है, तो उसका क्या सतत आंकलन करते हैं। फिर जब हम बच्चे से बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो इसका जो है पहला नंबर ऑप्शन है, हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। या तो ये अभी सतत आंकलन करना, या तो आप सिर्फ 15 दिन के अंदर लास्ट में आप बच्चों को देखो कि हम परीक्षा ली हमने बच्चे से, कि चाहे हमने ओरल ली चाहे लिखित रूप में ली है, लेकिन हम क्या परीक्षा लेंगे कि बच्चे को सही समझ आया या नहीं आया। फिर ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चे को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को हमने अवसर दिया है कि वो ना अपने अनुभवों को खुद लिखे और ना कहे, अपनी बात को वो कहे और उसके जो है आंसर वो लिखे अपने आप में, उसको या तो हम अवसर दें। फिर ऑप्शन नंबर तीसरा है, बच्चों में समूह में परियोजना कार्य करवाना। परियोजना कार्य क्या करते हैं कि बच्चों को जो समूह में बना दिया, जैसे कक्षा के अंदर आपके समझ लो कक्षा के अंदर 30 बच्चे हैं, तो आपने उनमें 10-10 बच्चों के या 5-5 बच्चों के आपने एक ग्रुप बना दिए, तो उसमें क्या है, समूह में बच्चों से बातचीत करवाना है, उनसे काम करवाना है कि फिर बच्चे कैसी भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, कैसे हैं। हमने समूह बना के बच्चे
समूह के अंदर ही ज़्यादा सीखते हैं, तो या तो हम परियोजना कार्य करवाना। फिर ऑप्शन नंबर 4, बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऑप्शन नंबर 4 क्यों सही है? बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। औपचारिक बात तो हम वो बोलते हैं जो बच्चों को कक्षा में सिखाई जाती है। अनौपचारिक बातें ऐसी होती है, अगर हमने जैसे बच्चे को बोला कि बच्चों बताओ आपने पानी देखा है, तो बच्चे कहेंगे हाँ हमने पानी देखा। कहाँ देखा है आपने बच्चों पानी? तो बच्चे ना अपने अपने आंसर देंगे कि हमने वहाँ पर देखा है, हमने नदी में देखा है, हमने तालाब में भी देखा है, हमारे घर में भी होता है, हमारी सिंटेक्स में भी होता है। तो बच्चे आपको ना एक अलग अलग रूप में ना बताएंगे कि कैसे कैसे पानी होता है। अच्छा, फिर आपको बताओ पानी को ना क्या कहते हैं, कि पानी का यूज़ आप क्या क्या करते हो? तो कोई बच्चे कहेगा हम नहाने में करते हैं, हम खाने में करते हैं, हम वहाँ पे तालाब में देखते हैं उसमें बत्तख भी पानी में तैरती है। तो पानी का यूज़ बहुत बहुत जगह पे होता है। तो बच्चों से जब आप अनौपचारिक रूप से जितनी बातचीत करोगे तो बच्चे अपने अपने शब्द बोलेंगे, अपनी अपनी भाषा बोलेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चों को भाषा सिखाना। तो मेन जो है कि हम जितना बच्चों से अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे तो बच्चा उतना ही सीखेगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। पर तीसरा, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, मतलब क्या है, जो भाषा कक्षा के अंदर जो सामग्री हमने लगाई होती है, चार्ट पेपर वगैरह, तो वो कब सजावटी कब हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। या तो हम बच्चों को जब हम पढ़ाएं या लिखाएं या कुछ भी सिखाएं हम उनको, तो उन उन चीज़ों का यूज़ ही नहीं हो रहा। वो जो चार्ट पेपरों का हम वो यूज़ ही नहीं हो रहा, वो सिर्फ एक दीवार पे चिपके हुए हैं और बच्चों का कोई लेना देना ही नहीं है उन चीज़ से। ऑप्शन नंबर दूसरा, वह बच्चों को अनिवार्य है कि कोई मूल्य ना सिखाए। या फिर वो जो चार्ट पेपर है कि उनका कोई मूल्य ही नहीं है, कि क्योंकि उस चीज़ से बच्चों को कोई मतलब हम सिखा ही ना सके, मतलब कोई फ़ायदेमंद ही नहीं है वो चीज़, अनिवार्य है। और लेकिन क्या है कि कोई मतलब कि बच्चा सीख ही ना सके उस चीज़ों से। ऑप्शन नंबर तीसरा है, वह सामग्री जो पाठ्य पुस्तक की ना हो। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमने कक्षा के अंदर कोई सामग्री लगा रखी है, जैसे हमने बच्चे लगा दिए, हम बच्चों को पहली कक्षा के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमने लगा दिया है कि मस्तिष्क का काम। तो एक और बताइए बच्चों को मस्तिष्क के बारे में क्या पता है? हम लगा दें मस्तिष्क में हम मतलब ऐसी नसें होती हैं, ये ब्लड का जो खून का सर्कुलन होता है, और हमारा दिमाग कैसे काम करता है, और हमारे दिमाग के अंदर जो होते हैं कि स्पेशल चाइल्ड कैसे होते हैं दिमाग में, और मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे कैसे होते हैं। तो मतलब हम बच्चों को वो चीज़ें लगा दें जो उनका किताबों से कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी? वो सिर्फ एक प्रदर्शित की सामग्री रहती है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। बस केवल बच्चे ना उसको देखते हैं, बस आते जाते कि हाँ हमारे यहाँ पे चार्ट पेपर लगा हुआ है कक्षा के अंदर, बच्चे आ रहे हैं उसको देख के जा रहे हैं, सीख कुछ नहीं रहे। तो वो क्या है, वो एक प्रदर्शित सामग्री है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो यही है, वह सामग्री जो पाठ्य पुस्तक की हो ही ना। तो ऐसी सामग्री कोई फायदा नहीं कक्षा के अंदर लगाने से। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ने सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? इसका मतलब क्या है कि कौन सा जो कथन है वो पढ़ने और सीखने में मुश्किल हमारे को कोई पैदा नहीं करता। नंबर 1, यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीख कर उन पर अमल किया जाए। मतलब क्या है, सुनिश्चित हम कर दें कि ध्वनि के नियम सीख कर, वही साउंड है, बच्चों को ध्वनि सीख लिया बच्चों ने कि ई बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, या फिर छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा जो सीख लिए, या उन पर अमल किया जाए। ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, या बच्चों से बिल्कुल हम सावधानी पूर्वक कहेंगे बिल्कुल सही पढ़ेगा, बिल्कुल उस पर इस चीज़ के लिए जोर डालें। या ऑप्शन नंबर तीसरा है, शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना। मतलब यह है कि बच्चे ने जो शब्द पढ़ रहा है तो उसे कहेंगे और दूसरे शब्द पढ़ और अपनी गति को मतलब तेज कर, उसको बढ़ाने का हम आग्रह करें। ऑप्शन नंबर 4, चित्र स्तंभ और पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। मतलब क्या, चित्र स्तंभ मतलब जो चित्र होते हैं उसे देखकर, या पूर्व अनुभव जो उसको पहले से उसको ज्ञान हो, उसका अनुभव ले ले, वो उसके आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के उसको हम अवसर दें। तो इसमें से जो क्या है मुश्किल जो पैदा नहीं करता, इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों? ये सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीख कर उन पर अमल किया जाए। प्रश्न नंबर 5वां, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो हम भाषा शिक्षण करवाते हैं उसका क्या मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, मतलब केवल 4 अक्षरों के वो बच्चा पढ़ लिख ले।
ऑप्शन नंबर दूसरा है पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यासों को पूरा करना, मतलब क्या है, जो पाठ के जो अंत में जो अभ्यास दिए गए होते केवल उसको पूरा कर ले। ऑप्शन नंबर तीन, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी हुई बात पर अपनी टिप्पणी देना, मतलब क्या है, जो दूसरा कोई बात को कह रहा है कि वो बात को वो सुने और फिर उसके बाद उसको क्या आंसर देना चाहिए वो उसको आंसर दे। या ऑप्शन नंबर चार, वर्णमाला को कम से याद करना, या फिर वर्णमाला को वो कम से ही मतलब बहुत ही कम मतलब करके वो वर्णमाला को याद करना। तो मुख्य जी क्या है, इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो यही है कि वर्णमाला को कम से याद करना। इसका आंसर है चौथा, ठीक। नंबर 6, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो और हिंदी भाषा के इन अभ्यास का क्या उद्देश्य है? मतलब ये है, बच्चों को हम ये बात बोल रहे हैं इसके क्वेश्चन के अंदर कि बच्चों को हम ये बोले कि आप फूलों को पहचानो। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी बहुत तेज महक होती है, कि कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी महक बहुत कम होती है। तो हम बच्चों को ये बात बोले, आप उन फूलों की महकों को पहचानो और पहचानने के बाद आप उनके नाम लिखो। तो इसका उद्देश्य क्या है, हम ऐसा बच्चों से क्यों करवाते हैं कक्षा के अंदर? प्रश्न ऑप्शन नंबर एक, पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। इसका मतलब क्या है, जब बच्चा गुलाब का फूल को देखेगा, उसे सूंघेगा, तो उसे पता चलेगा ये गुलाब का है, ये गेंदे का फूल है, ये सूरजमुखी का फूल है, ये चमेली का फूल है। तो उसे क्या है, हर एक फूलों के बारे में पता चलेगा। और प्लस क्या है, वो ना समाज के साथ जुड़ेगा और प्रकृति के साथ जुड़ेगा, उसे पेड़ पौधों के बारे में पता लगेगा, उसकी ज्ञान प्राप्ति होगी, प्लस उसको हर एक फूलों की नॉलेज होगी, ज्ञान होगा उसको। तो हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चों को अनुभवी तो जोड़ना है अपने बच्चों को। फिर और दूसरा क्या है, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है, उसे बहुत से फूलों के नाम पता चलेंगे, इसको गुलाब बोलते हैं, इसे गेंदा बोलते हैं, इसे चमेली बोलते हैं। तो उसे क्या है, बहुभाषिकता, उसे बहुत सी भाषाओं का भी ज्ञान होगा उसे। तो हमारा उद्देश्य यही तो है कि बच्चे का हमारे को विकास ही तो करना है, उसे हमें ज्ञान देना है बच्चे को, और खुद से बच्चा सीखेगा जब, क्योंकि अगर आप बच्चे को बताओगे कि गुलाब की ऐसी, जब तक बच्चा उस चीज़ को करेगा नहीं, सूंघेगा नहीं, खुद ही नहीं पहचान नहीं करेगा, तो बच्चा इतना अच्छा नहीं सीखेगा। तो ये क्या है, इसका पहले ऑप्शन का यही है कि बच्चों को वो अनुभव से जोड़ने का ही अवसर देना है। ऑप्शन नंबर दूसरा है, बच्चों की भाषा की कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ हम ये काम इसलिए देते हैं कि बच्चे को हमने देखना है कि वह अपनी भाषा में लिख सकता है नहीं लिख सकता है। क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है? फिर ऑप्शन नंबर तीसरा है, बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना, या बच्चों को केवल हम फूलों के बारे में बता रहे हैं या उनकी महक के बारे में बता रहे हैं, उसको जानकारी देना। ऑप्शन नंबर चार, बच्चों से है जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं, या ये है कि बच्चों से कि जानना कि कितने फूलों के वह नाम जानता है, कि ये है। इसका जो बिल्कुल जो सही आंसर है वो यही है कि ऑप्शन नंबर एक, इसका आंसर जो बिल्कुल सही जो है वो यही है, ऑप्शन नंबर एक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चा खुद से अनुभव कर रहा है, खुद से जुड़ रहा है, वो खुद सीख रहा है और उसकी भाषा का भी विकास हो रहा है। हमें वही ऑप्शन पर टिक लगाना है जिसके अंदर सारे के सारे या तो ऑप्शन इंक्लूड हो जाए, मतलब एक बड़ा आपको आंसर लगाना है, क्योंकि उसके अंदर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे। हमें वही करना है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा स्वयं में सीखे। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक। अब है प्रश्न नंबर 7वां, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकती है। मतलब पहली का जो प्राथमिक जो स्तर जो होता है बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में कौन से सबसे अधिक जो है सर्वाधिक जो योगदान जो देती है, वो नंबर एक है, टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम। या तो 15 मिनट के जो बच्चों को छोटे छोटे कार्टून दिखाते हैं वो होते हैं कि उनको जो सीखने में सहायता करते हैं। या नंबर ऑप्शन दूसरा है, गृह कार्य पे वही किए जाने वाले 30 मिनट के, जो गृह कार्य पे जो है वही किए जाने वाले, जो उन्होंने कक्षा में किया वही जो 30 मिनट का कार्यक्रम दे दिया है। या ऑप्शन नंबर तीन, ये एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, या समाचारों से होता है कि बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर चार, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत, या फिर जो परिवार के अंदर जो बातचीत होती है वो होती है बच्चों को भाषा का विकास करने में सर्वाधिक ज़्यादा। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो यही है, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर एक। क्यों? बच्चा जो होता है कार्टून से, जो टीवी जो कार्टून होते हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। अब आप देखो घर के अंदर जो बच्चे होते हैं कार्टून पे या मोबाइलों में वो कार्टून देखते हैं, तो क्या है वो कार्टून में जो 15 मिनट में जो होते हैं ना वो भाषा विकास में बहुत होते हैं। हम कहते हैं ना बच्चे ने कहाँ सीखा, वो बच्चे ने सबसे कार्टून से सीखाते हैं बच्चे, क्योंकि उसमें जो भाषा बोलते हैं बच्चे उसी को कैचअप करते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक। अब है प्रश्न नंबर 8, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? मतलब समावेशी कक्षा किसे बोलते हैं?
समावेशी कक्षा हम हमेशा उसे बोलते हैं जिसके अंदर सब तरीके के बच्चे होते हैं। उसमें ना नॉर्मल चाइल्ड भी होते हैं, स्पेशल चाइल्ड्स भी होते हैं, और उसके अंदर अलग अलग भाषाओं के भी बच्चे होते हैं, तो वो कहते हैं समावेशी होते हैं। उसमें मेंटल रिटार्डेशन के भी होते हैं, जो हेयरिंग, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं वो भी बच्चे होते हैं, और बच्चे उसके अंदर है ना जैसे बोलने में जिनको प्रॉब्लम होती है, स्पीच होती है, या फिर डिसलेक्सिया होता है, किसी बच्चे को डिसलेकिया होता है, तो उसमें बहुत सी जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो सारे बच्चे एक ही कक्षा के होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम समावेशी कक्षा। तो उसमें टीचर के लिए सभी बच्चे इक्वल होते हैं और सभी बच्चों को उनको सिखाना होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा दें और उसकी और संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। या तो हम वो जो बच्चा है, बच्चे को हमने देख के चार्ट पेपर को इतनी दूर लगा दिया है और उसकी ओर संकेत करके हम जोर जोर से पढ़ेंगे, और बच्चों को ना दिखाई कुछ दे नहीं रहा है समावेशी कक्षा के अंदर। ऑप्शन नंबर दूसरा है कविता टेप रिकॉर्ड से सुनाएंगे ताकि बच्चे सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके, या फिर हम टेप रिकॉर्ड चला देंगे, उनको उससे सुनाएंगे कि जो सभी बच्चे उस पर ध्यान दें टेप रिकॉर्ड में जो सुना रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 कविता को पढ़ने के लिए एक से अधिक वीडियो का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके, या फिर हम ना एक से अधिक मतलब बहुत सारी वीडियो का मतलब दिखाएंगे, बच्चों को प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियां मतलब वो कि इस वाली वीडियो से नहीं समझा तो वो इस वाली वीडियो से समझेगा, इससे नहीं समझा तो वो इससे समझेगा, या हम बहुत सारी वीडियो को बताएंगे। या ऑप्शन नंबर 4 एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सही बच्चों को समझ में आ जाए। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि हम अगर कविता एक बार समझ नहीं आई कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़वाएंगे, फिर दोबारा भी समझ नहीं आई कुछ बच्चों को तो फिर हम तीसरी बार, तो हम ऐसे करके 5 बार पढ़ाएंगे। कम से कम बच्चों को अगर एक बार नहीं आई तो 5वीं बार तो बच्चों को आ ही जाएगी। हमारा उद्देश्य बच्चों को कविता पढ़ाना और समझाना और सिखाना है। और बच्चे क्या है, जब एक बार कोई गलती करता है फिर दूसरी गलती करता है, वो चौथी या 5वीं में बिल्कुल चीज़ को सही कर देता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही कविता को हम 5 बार सुनाएंगे और उसको पढ़वाएंगे करवाएंगे ताकि बच्चे उसको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, और हमारा उद्देश्य भी यही है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नंबर 9 हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए, मतलब हिंदी भाषा के शिक्षक को क्या स्वीकार करना चाहिए। नंबर 1 गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। मतलब क्या है भाई, जब बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चा मतलब गलतियां करेगा भाई, जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। तो गलतियां क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गलतियां जो है एक अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन नंबर दूसरा है गलतियों पर बिल्कुल भी ध्यान न देने से वे सुधर दे, या फिर बच्चों की गलतियां बच्चों ने जो करी है उस पर ध्यान नहीं देगा कि वो खुद ही सुधर जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को उनकी गलतियां समझाना या उनके भाषा विकास से मान बाधा है। बच्चों को उनकी गलतियां से समझाना, मतलब अगर हम बच्चों ने ऐसी गलतियां करी कि बच्चे ने जहाँ पे छोटी ई की मात्रा थी वहाँ बड़ी ई की लगा दी, बड़ी ई की जगह छोटी ई की लगा दी, अगर हम उसे बच्चों की गलतियां अगर हम उसे बताएंगे तो बच्चे को क्या भाषा सीखने में ना क्या कहते हैं कि एक महान बाधा आ जाएगी, मतलब उसके ना बच्चों को बाधा आएगी बीच के अंदर कि अगर हमने उनकी गलतियां बता दी। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को भाषा सीखना जरूरी है, फिर बच्चों को भाषा सीखना ही जरूरी नहीं है, तो मतलब शिक्षक को क्या स्वीकार कर जाए। इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो यही है ऑप्शन नंबर 1 कि गलतियां जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। भाई बच्चा जब तक गलतियां नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे, उसे अपनी गलतियों से तो पता चलेगा कि हाँ मेरी यहाँ का बड़ी की मात्रा का साउंड था तो यहाँ पे छोटी की मात्रा मैंने लगाई है, तो बच्चे को गलतियों से ही सीखे। तो ये क्या है, इसका एक अभिन्न हिस्सा है। नंबर 10 जब बच्चे कहानी पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, या मतलब वो जब कहानी पढ़ रहे हैं तो उनका कोई उद्देश्य नहीं, तो बस ऐसे ही पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा वह घटनाओं पात्रों में उलझ जाता है, या फिर जो उस कहानी के अंदर बहुत से पात्र होते हैं घटनाएं होती है वो उसमें ही उलझ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वह अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, या फिर उस कहानी में जो दूसरे लोगों के जो अनुभव होते हैं वो उनमें प्रवेश करते हैं, उन अनुभवों में सीखते हैं। या ऑप्शन नंबर 4 उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। अनिवार्यता मतलब क्या है, नैतिक विकास अनिवार्य मतलब जरूरी होगा उनका नैतिक विकास। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो यही है ऑप्शन नंबर 4 उनका नैतिक विकास जो है अनिवार्यतः होता है, क्योंकि वो उस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। कि फ्रेंड्स रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी नई नई वीडियोस लाती रहूँगी।